इसके बाद क्या एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूल, N+L रूल। हालांकि बहुत आसान सा है लेकिन आपको बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड नंबर, N+L रूल। रूल क्या है? हायर द वैल्यू ऑफ N+L, हायर विल बी energy of orbitals. If two orbitals have identical value of N+L, then higher the value of N, higher will be energy of orbital। तो देखें, ये तो अपने पास रूल है। रूल बहुत आसान सा है, अभी आपको आ जाएगी बात समझ में। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ऐसा लिखते भी हो 1s 2s 2p, फिर 3s 3p, देन 3d, फिर आप लिखते हो 4s 4p 4d 4f, फिर आप ऐसा लिखते हो 5s 5p, देन ऐसे। तो अपन इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिंपली लिखते हैं। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले अपन 1s की बात करें, फिर 2s की बात करें, 2p की बात करें, 3s की बात करें और ऐसे ही आगे। चलो लिख देते हैं, 3s के बाद अपन बात करें 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की। अगर इन सभी में अपन N+L की बात करें, N+L की, तो आप ध्यान दें 1 + 0 1 हो गया, 2 + 0 2 हो गया। तो 1 से बड़ा 2 है तो एनर्जी 1s से ज़्यादा किसकी है? 2s की। ये 3 हो गया तो एनर्जी ज़्यादा किसकी है? इसकी। अब ये भी 3 है, N+L सेम है, तो अब आप क्या देखेंगे? N की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है? 3, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा। ये 3 + 1 4 आ गया, ये 4 आ गया, लेकिन N की वैल्यू उसके लिए ज़्यादा है। ये 3 + 2 5 आ गया, इसीलिए 4s से ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो कौन से ऑर्बिटल की होती है? 3d ऑर्बिटल। तो N+L रूल ये होता है। पर आपको एक खास बात ध्यान रखनी है, N+L रूल इज एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम in case of single electron system, the energy of orbital depends only upon value of n। तो आप देखें, अभी ये ग्राफ भी बनेगा एक। तो ये जो N+L रूल की बात कर रहे हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एप्लीकेबल है। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ लिखा हुआ है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, तो उसमें जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो केवल किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी? N की वैल्यू पर। N+L किस पे एप्लीकेबल है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये आपको बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो इसी में अपन आगे बात करते हैं, एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। तो आप ध्यान दें, एनर्जी लेवल एक तो आपके पास है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 1। जैसे आप देखो, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, या ऐसे ही। तो इनमें कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? N+L रूल एप्लीकेबल होगा। और 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। मतलब ये सारा किस पे डिपेंड करेगा? N+L रूल पे। पर अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है,
सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है, या आगे बात करें सोडियम प्लस 10 है, और ऐसे। तो इसमें केवल nth लॉ एप्लीकेबल होगा, और 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s, लेकिन 2 और 2 सेम है, तो 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी, 3s 3p एंड 3d की एनर्जी सेम होगी, फिर 4s 4p 4d एंड 4f की एनर्जी सेम होगी। यहाँ पर ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि इनकी एनर्जी केवल किसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है, n की वैल्यू पर। तो अब आप देखें, इसी से रिलेटेड एनर्जी ग्राफ कैसे बनता है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। पहली बात करें अपन, तो ये बात कर रहे हैं अपन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये आपके पास न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, ये एनर्जी है। तो अब आप ध्यान दें, 1s सबसे पहले जो सबसे कम एनर्जी आई वो 1s की आई, 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी आ गई, 2s, और ये 2s 1s से दूर भी होगा। फिर 2s के बाद किसकी आ गई, 2p की आ गई, ये 2p आ गया। फिर 2p के बाद किसकी आ गई, 3s की आ गई, ये 3s आ गया। फिर 3s के बाद 3p की आ गई, ठीक है, 3p की आ गई। 3p के बाद देखें आप 4s। अब आप ध्यान देंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 4s है, ये 4s दूर होगा, ठीक है। अब बात करें 3d, तो आप ध्यान देना, ये 3d थर्ड ऑर्बिट की डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से कम होगी, लेकिन एनर्जी 3d की 4s से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ग्राफ ऐसा आता है। लेकिन अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इसमें एनर्जी ग्राफ देखें बहुत आसान सा है। ये 1s हो गया, फिर अपने को पता है 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली 3s 3p एंड 3d की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका कंपैरेटिवली एनर्जी और न्यूक्लियस से डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो कंपैरेटिवली आसान है। तो आप देखें, अभी जो ये लिखा हुआ है बोर्ड पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी अलग टाइप से होगी ऑर्बिटल्स की, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अलग टाइप से एनर्जी होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी में। हाँ, इसके बाद फिर अपन एक बड़े इम्पॉर्टेंट लॉ की बात करते हैं, इट इज़ ऑफबाउज लॉ, ठीक है। नाम से ऐसा लगता है कि कोई साइंटिस्ट का नेम है, पर ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। क्या है ऑफबाउज लॉ? और कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि सर ऑफबाउज लॉ और n+l लॉ एक ही है क्या? नहीं, दोनों में डिफरेंस है। दोनों के डिफरेंस को भी अपन समझेंगे। तो अपन लिखते हैं, सबसे पहले 4th नंबर आपके पास आता है ऑफबाउज लॉ। देखो, जो ऑफबाउ है इट इज़ ए जर्मन वर्ड, जिसका मतलब होता है टू बिल्ड, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये लॉ है। क्या है लॉ, अपन समझते हैं। पहले अपन देखते हैं n+l लॉ। ये आपको बताता है एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर अपन ऑफबाउज प्रिंसिपल की बात करें, ऑफबाउज प्रिंसिपल की बात करें, तो ये आपको बताता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। देखो, अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जो n+l लॉ है ये बता रहा है आपको कि 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p और ऐसे।
अब मान लो अपन बात करें, फ्लोरीन लेते हैं या नियॉन ले लेते हैं। नियॉन में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो किसी ने कहा कि एक काम करते हैं, नियॉन में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरह अपन एक काम करते हैं, 3d10 कर देते हैं इसे। पर यही बात आबाउस प्रिंसिपल अपने को एक्सप्लेन करती कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा? सबसे लोअर एनर्जी लेवल में। तो ये क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। सबसे लोअर, भाई जैसे नियॉन की बात करें, नियॉन 10 है, सबसे कम किसकी है? 1s की। तो इसमें पूरे भरे जाएंगे। 1s के बाद 2s2, फिर क्या है? 2p6। भाई अगर मान लो अपन तो ये कहें कि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, तो भरा क्या जाएगा? 1s2। किसी ने कहा सर मैं 1s1 और 2s1 भर दूँ, तो क्या ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक लोअर एनर्जी लेवल पूरा नहीं भरा जाएगा आप हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जा सकते। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? आबाउस प्रिंसिपल। आपसे पूछा भी जाएगा कि ये कौन से लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं है या वायोलेट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये आबाउस प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहा है। आगे देखते हैं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ही 5th नंबर है आपके पास, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सब ऑर्बिट्स। तो हाफ फिल्ड क्या है? P3, D5, F7। फुल फिल्ड क्या है आपके पास? P6, D10, F14। तो अपन ये कहेंगे कि ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस इसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाते हैं। तो ये स्टेबल क्यों होते हैं, इसकी बात करते हैं अपन, इसको समझते हैं अपन। तो अपन ये बात कर रहे थे हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो सब ऑर्बिट्स हैं वो क्यों मोर स्टेबल होते हैं। तो रीज़न ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं अपन, रीज़न ऑफ स्टेबिलिटी। देखो पहला रीज़न तो है ही सिस्टमैटिक इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। हालांकि ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं। जैसे P3 की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। या P6 की बात करें अपन तो इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में एक खास बात होगी, या तो सारे अनपेयर्ड होंगे या फिर सारे क्या होंगे? पेयर्ड। पर ये मैं फिर बोल रहा हूँ मेन रीज़न नहीं। मेन रीज़न आपके पास ये है हायर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी एनर्जी, जिसको SE से लिखेंगे। स्टेबिलिटी एनर्जी आपके पास क्या होती है? ये होती है एक्सचेंज एनर्जी माइनस पेयरिंग एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी को EE से लिखेंगे तो स्टेबिलिटी एनर्जी आ जाएगी एक्सचेंज एनर्जी माइनस पेयरिंग एनर्जी। क्या होती है एक्सचेंज एनर्जी और क्या होती है पेयरिंग एनर्जी, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक्सचेंज एनर्जी की बात करते हैं। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कैन exchange its position with other electron of parallel spin in any suborbit during this process. The amount of energy involved is exchange energy. अभी आपको आएगी बात समझ कि एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है। जैसे अपन बात करें D5 की बात करें तो D5 में आप देखें क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे।
ये इसके साथ, क्योंकि ये पैरेलल स्पिन है और सेम एनर्जी के, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। आप ध्यान दें, पहला इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से एक्सचेंज कर सकता है? 4 टाइप से एक्सचेंज कर सकता है। तो जो इसकी एक्सचेंज एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? 4। पर अभी आप देखो, और इसकी बात करें तो इन दोनों का आपस में एक्सचेंज तो अपन काउंट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट होगा ये एक्सचेंज, तो नेक्स्ट कितने टाइप से एक्सचेंज करेगा? 3 टाइप से। नेक्स्ट 2 टाइप से, नेक्स्ट 1, तो एक्सचेंज एनर्जी कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। लेकिन अगर अपन D6 की बात करें, D6 की, तो D6 के अंदर एक्सचेंज एनर्जी कैसे आएगी वो भी अपन क्लियर कर लेते हैं। आप ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6। अगर अपन इस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो 1 2 3, जो एक्सचेंज एनर्जी आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी? यहाँ पर टोटल एक्सचेंज एनर्जी आप ध्यान देंगे, 5 प्लस नेक्स्ट बाकी 4 प्लस 3 प्लस 2, तो ये टोटल एक्सचेंज एनर्जी आपके पास आ जाएगी। यहाँ 10 आई है, सॉरी वापस देखते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी आएगी 1 2 3 4 4, नेक्स्ट वाले की कितनी आएगी? 3, फिर 2 प्लस 1 10 आ जाएगी। अब ध्यान देना आप, ये 10 तो ये आ गई, इसके कारण ये अपनी पोजीशन किसी और से एक्सचेंज नहीं कर सकता, ये किसी और से एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो ये टोटल एक्सचेंज एनर्जी 10 आएगी। पेयरिंग एनर्जी इस केस में कितनी आ जाएगी? आप ध्यान दें, पेयरिंग एनर्जी आपके पास, ये एक पेयर बना हुआ है, 1 आ जाएगी। इस वाले केस में पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी आपके पास? 0 आएगी। तो मेन है यहाँ पर D6 में भी एक्सचेंज एनर्जी 10 है, जबकि D5 में भी एक्सचेंज एनर्जी 10 है। अभी अपन टोटल स्टेबिलिटी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं अपन क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद जो अभी स्टेबिलिटी एनर्जी पड़ी, अब जो अपन 2 सेट लेंगे एग्जाम्पल का, उससे आपको बिल्कुल ढंग से ये बात समझ में आ जाएगी। आप देखें ये 2 सेट क्या है, अपन कंपेयर कर रहे हैं, एक तो D4 ले रहे हैं, तो D4 ये अपने पास D4 1 2 3 4, फिर अपन एक ले रहे हैं D5, देखें आप ध्यान से, D5, तो 1 2 3 4 5, एक अपन इसके साथ में ले रहे हैं D6 1 2 3 4 5 एंड 6। सबकी अपन सबसे पहले एक्सचेंज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। अब आप ध्यान से देखना, जो भी मैंने समझाया था, 1 2 3, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की 3, फिर नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी? 2, फिर नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की 1, तो 3 2 5, ये टोटल कितनी आ गई? 6। इसकी एक्सचेंज एनर्जी की बात करें अपन, इसकी एक्सचेंज एनर्जी की बात करें अपन, तो ये 1 2 3 4, तो 4 प्लस आपको पता चल रहा है 3 प्लस 2 1, तो ये कितनी आ जाएगी? 10। इसके एक्सचेंज एनर्जी की अपन अगर बात करें तो ये अपने पास ये, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की कितनी आ रही है? 4। इस वाले इलेक्ट्रॉन की कोई एक्सचेंज एनर्जी नहीं आएगी, ये टोटल 2 प्लस 1, ये तो इसकी आ गई प्लस 0, तो टोटल कितनी आ जाएगी? 10। अगर इसमें पेयर की बात करें तो पेयरिंग एनर्जी कितनी है? 0 है। इसमें अगर अपन पेयर की बात करें तो इसमें भी पेयरिंग एनर्जी कितनी है? 0। इसमें एक पेयर बना हुआ है, इसलिए पेयरिंग एनर्जी कितनी है? 1। स्टेबिलिटी एनर्जी की बात करें तो एक्सचेंज एनर्जी माइनस पेयरिंग एनर्जी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे स्टेबिलिटी एनर्जी, तो 10 माइनस 0 10 आ जाएगी। यहाँ स्टेबिलिटी एनर्जी कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 1 9 आ जाएगी। तो आप देखें ध्यान से, इसको देखें ध्यान से, ये इसका मतलब स्टेबिलिटी एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है? इसकी तुलना में इसकी आ रही है। तो D4 की तुलना में D5 काफ़ी स्टेबल होगा, D6 की तुलना में भी D5 क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरीके से 2 एग्जांपल और लेते हैं अपन। D9, आप ध्यान देना, D9, तो D9 का एग्जांपल लें तो देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। एक एग्जांपल इसके पैरेलल लेंगे अपन, D10 का एग्जांपल लेंगे, तो आप देखें D10 का एग्जांपल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आप ध्यान दें जो एक्सचेंज एनर्जी आएगी वो 5 इलेक्ट्रॉन के कारण, जैसा ऊपर चल रहा है ये तो 10 आ जाएगी, और 4 इलेक्ट्रॉन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इनके कारण 4 इलेक्ट्रॉन के कारण 6 आ जाएगी, तो ये तो 16 आ गई। पेयरिंग एनर्जी की बात करें तो 4 पेयर्स हैं, 4 आ जाएगा। स्टेबिलिटी एनर्जी आपके पास 16 माइनस 4 कितने यूनिट आ जाएगी, 12 यूनिट आ जाएगी। D10 की बात करें तो अपन एक्सचेंज एनर्जी की बात करें तो एक के कारण 10 और 10 टोटल 20 आ गई। पेयरिंग एनर्जी की बात करें तो 5 यूनिट आएगी। स्टेबिलिटी एनर्जी कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 5 कितनी आ जाएगी, 15। इसका मतलब हो गया D9 की तुलना में जो मोर स्टेबल है वो कौन सा स्टेबल है, D10। तो इस तरीके से एक्सचेंज एनर्जी अगर आपसे पूछ ली जाए कितने यूनिट है, पेयरिंग एनर्जी कितने यूनिट है, स्टेबिलिटी एनर्जी कितने यूनिट है, तो वो इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए तो वो बाकी इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो अपन इनऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे, पर यहाँ पर जो 2 फेमस एग्जांपल हैं कम से कम वो तो पढ़ ही लेते हैं अपन। क्रोमियम, तो क्रोमियम 24 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 3d5। कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, पर मुझे पता है d4 की तुलना में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, d5। तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शिफ्टिंग हो जाती है, तो इसका जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है रिमेनिंग 3p6 तक यही रहता है, ये आ जाता है 4s1 एंड 3d5। कॉपर 29 की बात करें तो 4s2 एंड 3d9 आना चाहिए, पर मुझे पता है d9 की तुलना में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, d10। तो जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4s1 3d10। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, यहाँ भी ये इनकरेक्ट है, और ये क्या होगा, करेक्ट। तो d4 का d5 में चेंज होना, d9 का d10 में चेंज होना, इसको अपन ईजी वे में स्टेबिलिटी एनर्जी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आगे देखते हैं। हाँ देखो अब क्या है, जो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, इस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारी बात करते हैं अपन। तो आप देखें अपन, मैं हेडिंग क्या लिख रहा हूँ, हेडिंग है सबसे पहले न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा इसके अंदर, आइडेंटिफाई द लॉ which is are violated in given इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई आपको वो कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे गए ये गलत तो हैं, लेकिन कौन से लॉ के अकॉर्डिंग गलत है। तो अपन देखते हैं, पहला इसने दे रखा है, इवन इतना सिंपल क्वेश्चन ये IIT में आया हुआ है, 1s7। मुझे पता है कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर दिए तो वो कौन से लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं होगा, पाउलीज। तो पाउलीज को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, पाउलीज इसको P से लिख रहा हूँ, फिर हंस लॉ इसको H से लिख रहा हूँ, फिर अबाउज लॉ इसको A से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इन लॉज की बात कर रहे हैं, तो ये पाउलीज लॉ के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। फिर इसने कहा मान लो 2p9 भर दिया, तो ये भी जब भी आप भरेंगे तो एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पाउलीज लॉ के अकॉर्डिंग्स में गलत है। मान लो आप ये लिखा इसने 3pz4 लिख दिया, तो pz में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो ये भी पाउलीज लॉ के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। इसने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखा मान लो, तो आपको पता है 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाते हैं, तो ये भी पाउलीज लॉ के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। अगर उसने ऐसा लिखा कि ये और ये 3 इलेक्ट्रॉन भरते ही एक ऑर्बिटल में, ये भी पाउलीज लॉ के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। फिर अपन बात करते हैं इसी में 5th नंबर के बाद 6th नंबर की बात करते हैं। मान लो वो कह रहा है 2s एंड 2p। 2s में उसने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे, 2p में इसने 4 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से भरे। तो देखो 2p तो सही भरा है इसने, लेकिन ये गलत भरा हुआ है, तो ये पाउलीज लॉ के अकॉर्डिंग गलत है। अब इसने क्या किया, ये ऐसा भर दिया, ये सही भर रखा है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, ये इस तरीके से 4,
अपने को पता है ये जो 4 भरे गए, पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स डी जनरेसी में क्या रहने चाहिए, अनपेड रहने चाहिए। तो ये वाला गलत हो गया, लेकिन कौन से लॉ से गलत हो गया, हंस लॉ से गलत हो गया। फिर इसने क्या किया, ऐसा भर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसा भर दिया इसने, ये, फिर ये भर दिया, ये भर दिया, ये। तो देखो अब क्या है, ये कुल मिला के ये वाला गलत आ गया आपके पास, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन क्या रहने चाहिए, अनपेड रहने चाहिए, लेकिन पैरेलल स्पिन के साथ। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये वाला कौन से रूल से गलत है, पाउलीज से। तो ये पाउली और हंस लॉ दोनों को वायोलेट कर रहा है। ये पाउली से गलत हो गया, ये हंस से गलत हो गया। और देखिए आपको बेटर समझ में आएगा। अगर मान लो इसने 2s और 2p में ये दे रखा है, 2s और 2p में ये दे दिया, फिर इसने कहा कि इस तरीके से भर दिया। अब देखो ये फिर गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। जो डी जनरेसी वाली बात है वो हंस रूल के, तो पाउली प्लस हंस, ये पाउली के अकॉर्डिंग, ये हंस के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, आप ध्यान दें, इसने 2s दे रखा है, 2p दे रखा है। इसने क्या किया, दिखने में ये सही लगता है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है, दिखने में लगता है कि हाँ 2s1 2p4 और कॉन्फ़िगरेशन सही है। पर अपने रूल के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी लेवल जब तक पूरा नहीं भरा है, 2s में जब तक सारे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे गए, तो तब तक वो सही नहीं है। तो आपके पास ये जो है ऑफ-बाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रॉन्ग होगा। आप एक बार ध्यान से देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि भाई जो कॉन्फ़िगरेशंस है, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ये गलत है, ये गलत है, जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे गलत है, पर आपको बताना है कौन से लॉ के अकॉर्डिंग गलत है। पाउलीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। हंस रूल एस पे देखना ही नहीं है आपको, पी डी एफ पे, तो पी में देखेंगे क्योंकि वहाँ डी जनरेट ऑर्बिटल की बात करता है, अनपेयरिंग होनी चाहिए, बाद में पेयरिंग होनी चाहिए। आप बाउ में क्या है, लोअर एनर्जी लेवल पहले भरना चाहिए, फिर हायर में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का अपन जवाब देंगे। आगे देखते हैं, इसके बाद इसी में आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान देना। ये क्वेश्चन है फॉर हाइड्रोजन एटम which is correct for energy। एनर्जी के लिए कौन सी बात सही है, 1s से ज़्यादा 2s की एनर्जी, बी आपको दे रखा है 2s से ज़्यादा 2p की एनर्जी, सी दे रखा है 3s से ज़्यादा 3p की एनर्जी, डी दे रखा है ऑल। देखो ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर जब भी स्टूडेंट से पूछा जाता है जल्दबाजी में स्टूडेंट हमेशा इसका जवाब देता है ऑल। पर अपने को पता है इसका सॉल्यूशन देखें, हाइड्रोजन एटम में एनर्जी की वैल्यू केवल n पे डिपेंड करती है, तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की, ये बात तो सही है, लेकिन 2s और 2p एंड 3s एंड 3p की एनर्जी क्या होगी, सेम। तो इसका आंसर केवल और केवल क्या आएगा, डी, ठीक है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन होता आपके पास फॉर हीलियम एटम, यही क्वेश्चन हीलियम एटम के लिए होता, तो विच इज़ करेक्ट फॉर एनर्जी 1s 2s, फिर 2s 2p, फिर 2s या 3s 3p, फिर डी होता आपके पास ऑल। तो अपने को पता है इसके सॉल्यूशन में कि भाई हीलियम मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो ये n+l रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की, 2s से ज़्यादा 2p की एंड 3s से ज़्यादा 3p की हो जाएगी। तो इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा, ऑल। इसी बात को और बेटर अपन एक और कंसेप्ट से समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन विथ ऑल क्वांटम नंबर, ये दे रखा है n = 4, l = 2 -2, s = +12। फिर दे रखा है n = 5,
L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ। फिर दे रखा है N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3, M इक्वल टू -3 प्लस हाफ। फिर दे रखा है आपको N इज इक्वल टू 7, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0 प्लस हाफ। क्वेश्चन ये पूछा गया, इसी में क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फॉर हाइड्रोजन एटम अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखो ये क्वेश्चन जब हाइड्रोजन एटम के लिए, तो अपने को पता है हाइड्रोजन एटम में, आप सॉल्यूशन ध्यान देना, हाइड्रोजन एटम में ये जो एनर्जी है वो केवल n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। n की वैल्यू सबसे कम किसके लिए? a के लिए, तो a हो गया। a के बाद क्या है? c की भी n की वैल्यू सेम है, तो a और c की एनर्जी सेम हो गई। फिर अपन c के बाद बात करें तो b के बाद d, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आ गया अपने पास। अगर यही सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन फॉर हीलियम के लिए होता या किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो अपने को पता है एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? n+l रूल पे डिपेंड करेगी। n+l बेटा देखो 7 + 0 4, मतलब इन दो के लिए 7 आ रहा है, लेकिन d वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अपने को d, चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में लिख देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा। 7 हो गई, फिर 4 + 3 7, फिर c आ गया आपके पास, 5 + 1 6 ये भी है, फिर b आ गया, फिर आपके पास a आ गया। तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये आ जाएगा। देखो अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें मेन कंसेप्ट क्या है आपके पास, कि जो n+l रूल है वो किस पे एप्लीकेबल होता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। पर अगर आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर दी, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो एनर्जी है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? n की वैल्यू, उसमें l का रोल नहीं होता। और एक खास बात और, अगर m की वैल्यू है, क्योंकि या तो n है एनर्जी के लिए या n+l है, m की वैल्यू पर या s की वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड नहीं करती। तो इसी को देखें, आगे देखते हैं। इसी से रिलेटेड ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, बड़ा फेमस टाइप है क्वेश्चन का। आप देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये आपको इनफाइनाइट लेवल दे रखा है, ये आपको 3s दे रखा है, ये 3p दे रखा है, ये 3d दे रखा है। ग्राफ के अंदर कुछ ऐसा कर रखा है इसने कि 3s से ये E1 एनर्जी दे रखी है इनफाइनाइट लेवल पे, 3p से इसने E2 दे रखी है, फिर 3d से ये दे रखी है इसने E3। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ E1, E2, E3 ये पूछा गया। देखिए मेन बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज भी लिखी हुई है, 3 अलग अलग हाइड्रोजन एटम है, किसी में इलेक्ट्रॉन 3s में है, किसी में 3p में, एक्साइटेड स्टेट में उसने ज़बरदस्ती डाल रखा है। 3s, 3p और 3d में इलेक्ट्रॉन को अपन हायर एनर्जी लेवल में पहुंचा रहे हैं, एक बार इनफाइनाइट में पहुंचा, एक बार 3s से इनफाइनाइट में, एक बार 3p से। पर मुझे पता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए ये इसका सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन एटम के लिए 3s, 3p एंड 3d की एनर्जी सेम होती है। तो जब एनर्जी गैप सेम आएगा तो इसीलिए क्या होगा, E1, E2 एंड E3 भी क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो ये खास। इसके बाद अपन बात करते हैं, आप ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। देखो सबसे पहली बात करते हैं इसके अंदर कैटायन की। कैटायन जब भी बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रिमूव किए जाते हैं, निकाले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस क्या होता है? तो इसके लिए रूल ये होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज removed from higher energy level,
हायर ऑर्बिट्स कह लो आप, मच बेटर। तो एग्जांपल लेते हैं मैग्नीज। अपने को पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अपन इसको एक सीक्वेंस में जमा देते हैं। फिर 4s2 एंड 3d5 आता है, तो 3d5 एंड 4s2। तो फर्स्ट ऑर्बिट पहले एक साथ, सेकंड एक साथ, थर्ड एक साथ, फोर्थ एक साथ। अगर उसने मैग्नीज +2 बोला तो न्यूट्रल में से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने? 2। तो 2 कहाँ से रिमूव होंगे? यहाँ से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d5 हो जाएगा। अगर उसने मैग्नीज +7 बोला तो 7 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से। अच्छा, इन तीनों में सबसे दूर कौन सा होता है? 3s 3p और 3d में से सबसे दूर कौन सा होता है? 3d। तो हमेशा आउटर मोस्ट जो सबसे दूर होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन d में से निकलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ तक। ठीक है, मान लो एक हाइपोथेटिकल mn+10। तो मुझे पता है, देखो 2 यहाँ से निकलेंगे, 5 यहाँ से और 3 यहाँ से निकलेंगे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। तो आपको ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन, छोटी सी बात है, कैटायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं। और कहाँ से रिमूव किए जाते हैं? जो सबसे बाहर होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। ये लॉ एप्लीकेबल होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए आप एनायन के लिए क्या रूल है, आप देखें ध्यान से, फिर अपन बात करते हैं एनायन। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा भरे जाएंगे, तो इसमें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू n+l रूल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को n+l रूल के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। जैसे x का 1s2 2s2 और 2p3 है मान लो, तो x-3 करना है अगर आपको, तो 3 इलेक्ट्रॉन 1s2 फिर ये 2s2 एंड 2p6 आ जाएगा। मान लो x-10 है, तो यहाँ पर 1s2 2s2, अब आप ध्यान देना 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए 2p6, अब कितने बच रहे हैं? 7। तो 3s2, तो कितने? 5 बच रहे हैं, फिर आ गया 3p5। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायन एंड एनायन का लिखा जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपने को ज़रूरत पड़ेगी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म कैलकुलेट करने में, ये है मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट, इसको म्यू से लिखेंगे। ये म्यू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 रूट एंड बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ। म्यू है रूट में n इंटू n+2 एंड बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। n यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं इसमें बड़े आसान से क्वेश्चन। फॉर कार्बन एटम आपसे पूछा गया म्यू कितना होगा। तो अब आप ध्यान देना, कार्बन एटम के लिए म्यू, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने 1s2 2s2। ठीक है, कार्बन 6 नंबर पे आता है 2p2। तो 2p2 में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 2, तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 2। तो आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √8 बोर मैग्नेटॉन। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन। गिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ म्यू। आपको Fe+2 दे रखा है, Mn+2 दे रखा है एंड क्रोमियम दे रखा है। देखो बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है। आपको क्या आना चाहिए? सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले क्रोमियम का देखते हैं। तो ये 4s1 और 3d5 होता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6। फिर अपन बात करें मैग्नीज का, तो मैग्नीज का होता है 4s2 एंड 3d5। Mn+2 आपके पास कितना आ जाएगा? 4s0 एंड 3d5। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 5। फिर अपन आयरन की बात करें तो 4s2 एंड 3d6 होता है। अगर Fe+2 की बात करें तो आप ध्यान दें 4s0 एंड 3d6, लेकिन d6 को कैसे भरा जाएगा? ये d6 ऐसे भरा जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। d6 को ऐसे भरा जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4।
तो अब आप ध्यान दें, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे कम है उसका म्यू सबसे कम, उससे ज़्यादा आपके पास किसका आ जाएगा Mn+2 का, और उससे ज़्यादा किसका आ जाएगा क्रोमियम का। तो इस तरीके से ये रिज़ल्ट आएगा। आप देखें बड़ा आसान सा है। एक तो एनायन में इलेक्ट्रॉन्स N+L रूल के अकॉर्डिंग फिल होंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक मोमेंट से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपन। इसी में आगे कंटिन्यूस करते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। आप इसे इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन मान लें या एटॉमिक का मान लें, पर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन ये है, वेनेडियम प्लस एक्स हैज़ म्यू इज इक्वल टू 1.73 बोर मैग्नेटॉन, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, V इज इक्वल टू उसने दे रखा है वेनेडियम इक्वल टू एटॉमिक नंबर 23, ए दे रहा है ये 1, B2, C3 एंड D4। अब आप ध्यान दें सॉल्यूशन पे, देखो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 1.73। मुझे पता है ये वैल्यू किसकी होती है √3 की। म्यू का फॉर्मूला है n इंटू N+2 रूट में ये बोर मैग्नेटॉन। n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये √3 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 1। ये देखते ही स्टूडेंट जल्दबाजी में इसका आंसर कितना दे देता है 1, पर एग्जैक्टली इसका आंसर 1 नहीं है। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है x की। मैं वेनेडियम पे गया, वेनेडियम 23 का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 एंड 3d3। तो जब केवल वेनेडियम पे चार्ज 0 है तो 4s2 एंड 3d3, तब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। जब वेनेडियम पे +1 चार्ज है तो 4s1 3d3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। वेनेडियम पे जब +2 चार्ज है तो 4s0 3d3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। वेनेडियम पे जब +3 चार्ज है तो 4s0 एंड 3d2, टोटल कितना है 2। वेनेडियम पे +4 है तो 4s0 एंड 3d1। अब आप देखें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 कब आ रहे हैं, जब वेनेडियम पे चार्ज कितना है +4। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ना कि 1। तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अपन। अब आप ध्यान दें एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही अपन आगे बात करते हैं। एक थ्योरी की बात करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उससे रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या है बोहर्स एटॉमिक मॉडल पे जाएंगे। पर बोहर्स एटॉमिक मॉडल से पहले आपको एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। भाई उसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में क्या बताया, उसने कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन क्या है हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा एमिशन, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा एब्जॉर्ब। लेकिन ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, ये हमेशा एक पैकेट की फॉर्म में होगा जिसको अपन फोटॉन्स बोलेंगे। तो देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इस एनर्जी के बारे में क्या थी उसको अपन ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं अपन सबसे पहले, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आप ध्यान देना ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रेडिएशन का मतलब होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रेडिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, थोड़ी सी इसमें टर्म टिपिकल है लेकिन अपन उसको आसान करेंगे, अकर्स इन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है पैकेट्स, बंडल्स, क्वांटा,
फोटॉन्स। दो क्या है थ्योरी, फिर बताता हूँ मैं। जो रेडिएशन ऑफ एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में होगा। इस मीनिंग को अपन ढंग से समझते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी लॉ को एंड दिस रेडिएटेड एनर्जी, पूरा लॉ लिख देते हैं अपन पहले। दिस रेडिएटेड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। देखो पूरा लॉ ये है, ठीक है, पूरा लॉ ये है। लॉ जब आएगा अपन तो बात करेंगे यहाँ पर। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये आपके पास थर्ड ऑर्बिट। वो कहता है अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में गया, या फर्स्ट से थर्ड में गया, या मान लो फर्स्ट से फोर्थ में गया, सेकंड से थर्ड में गया, थर्ड से फोर्थ में गया, सब जगह एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अगर हायर से लोअर में आया, हायर से लोअर में आया, तो एनर्जी का क्या होगा, एमिशन होगा। ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, पैकेट्स की फॉर्म में होगा। ये कॉन्टिन्यूसली नहीं होगा, पैकेट्स की फॉर्म में होगा, ठीक है भाई। जैसे ये कहें अपन, अगर n इज इक्वल टू 4 से इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में डायरेक्टली आता है, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलेंगे आपको, वो केवल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर यही n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 फिर n इज इक्वल टू 1 में आता है, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने मिलेंगे, 2। अगर n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 फिर n इज इक्वल टू 2 फिर n इज इक्वल टू 1 में आता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने मिलेंगे, 3। तो वो ये कह रहा है, इसी को डिस्क्रीट फॉर्म बोल रहा है। वो कह रहा है रेगुलर नहीं, हमेशा पैकेट्स होंगे, पैकेट्स छोटे बड़े हो सकते हैं एनर्जी के। अगर मान लो फर्स्ट से सीधे फोर्थ में जा रहा है वो, ठीक है, तो केवल एक पैकेट होगा एनर्जी का, बड़ा पैकेट। लेकिन फर्स्ट से सेकंड में गया और सेकंड से फोर्थ में गया, तो पहले फर्स्ट से सेकंड में जाने पे एक एनर्जी का एक पैकेट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर सेकंड से फोर्थ के लिए अदर पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो डिस्क्रीट फॉर्म है, एनर्जी का रेडिएशन बोलें या एनर्जी का एमिशन बोलें, रेडिएशन में दोनों इंक्लूड हो गए, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में होता है। इसीलिए इसने जो अपना रूल बताया, जो यहीं लिख देता हूँ मैं, ये देखो, ये जो एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल टू क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h न्यू। जहाँ पर इसने h जो नेम दिया वो अपने खुद के नाम पे प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी इसी को मैं आगे लिखता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये अपने पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, इसको और बेटर समझते हैं, देखते हैं आगे। हाँ, तो जैसा अभी मैंने लिखा यहाँ पर प्लैंक्स, तो आप देखें E की वैल्यू मैंने लिखी थी, E इज इक्वल टू h न्यू। यहाँ पर क्या है, E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ, आप क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन। जो एनर्जी की यूनिट है वो जूल में है, किलो जूल में है, कैलोरी में है, किलो कैलोरी में है, आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। फिर अपन न्यू की बात करें तो न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बोल रहे हैं आप, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन आ जाएगा। इसकी जो यूनिट आएगी ये आप ध्यान दें, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स का मतलब हो जाएगा हर्ट्ज। आपको बकायदा पता होना चाहिए 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स। तो हर्ट्ज यूनिट दे रखी हो तो कोई चेंज नहीं करना है आपको, सेकेंड इनवर्स आ गया। अब बात करते हैं अपन h की, तो यहाँ पर h क्या है आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। आप बकायदा ये देखो, पूरी केमिस्ट्री में जगह जगह काम में आएगा, आपको क्या है इसकी वैल्यू याद करनी है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अब न्यू इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए C अपॉन लैम्डा होता है। ये एक और फार्मूला आ गया आपके पास, इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं तो ये आपके पास सेकंड नंबर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू, यहाँ C क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट है। वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लैम्डा को अपन बोलेंगे वेवलेंथ। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आपके पास, देखो एमकेएस की बात करेंगे तो मीटर में, अदर यूनिट में बात करें तो सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, तो इन सब में आएगी, ठीक। आपको एक टर्म और पता होनी चाहिए, ये होती है अपने पास न्यू बार। न्यू बार को अपन बोलते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/λ, ठीक है। तो ये 1/λ आ गया, इसलिए इसकी जो यूनिट आएगी मीटर इनवर्स, पिकोमीटर इनवर्स, तो ये यूनिट, ठीक है। तो न्यू बार, ये आपके पास जो फॉर्मूला आ गया 2 के बाद, ये 3rd नंबर फॉर्मूला। तो अब आप ध्यान दें कि इसका मतलब ये हो गया कि E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको आप क्या लिख सकते हैं hc/λ, और hc न्यू बार ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक कॉमनली 4 नंबर फार्मूला आ गया, सब आपस में इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल आसान सा फार्मूला है। आप ध्यान दें, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 ये आपके पास आ जाएगा नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर और 1 ए नॉट। देखो क्या होता है, ये प्रीफिक्सेस होते हैं, डेसी, सेंटी, मिली। डेसी का मीन्स फिक्स होता है 10⁻⁻1, सेंटी का मीन्स 10⁻⁻2, मिली का मीन्स 10⁻⁻3, माइक्रो का मीन्स 10⁻⁻6, नैनो का मीन्स 10⁻⁻9, पिको का मीन्स 10⁻⁻12 और ए नॉट का मतलब 10⁻⁻10। ये मीटर 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 मीटर। तो आप ध्यान दें 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻1 मीटर होंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने, ये हो जाएंगे अपने पास 10⁻⁻2। 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3। तो इसी तरीके से अगर सही मायनों में बोला जाए तो आपको ये मेमोराइज करना है, मतलब आप इन चीज़ों से भाग तो पाएंगे नहीं। और बहुत देखो, डेसी मोलर, डेसी नॉर्मल, तो डेसी का मतलब 10⁻⁻1, सेंटी मोलर 10⁻⁻2 मोलर, मिली मोलर तो 10⁻⁻3 मोलरिटी। अगर आपको दे रखा है माइक्रो, इवन माइक्रो मोलर तो 10⁻⁻6 मोलर। तो ये प्रीफिक्सेस फिक्स हैं जो इसी तरीके से यूज़ में आते हैं, बड़ा आसान सा है। इस पे अब क्वेश्चंस कैसे हैं और रिमेनिंग थ्योरी कैसे है वो अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो प्लैंक्स की थ्योरी थी या इस पे जो एनर्जी की टर्म्स हैं, इस पे बड़े आसान से क्वेश्चन है। पहले अपन क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये ध्यान रखें, ये 11th NCERT में भी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आपको आने चाहिए। आप देखें क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन रिलेटेड टू, फिर आपको पहला नंबर दे रखा है रिलेटेड टू, आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है 400 नैनोमीटर। आप ध्यान दें, देखो इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। 400 नैनोमीटर का मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको किसकी वैल्यू दे दी, लैम्डा की वैल्यू दे दी, ये 400 नैनोमीटर आ गया। एनर्जी का जो फॉर्मूला लगेगा hc/λ लग जाएगा। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 आ गया। सारी वैल्यू एम के इसमें ले लेते हैं, 3 इंटू 10⁸ आ गया। लैम्डा की वैल्यू 400 नैनोमीटर 10⁻⁻9। इस एनर्जी को जब सॉल्व करेंगे तो ये कौन सी यूनिट में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि सारी बात किस में चल रही है, एम के एस में। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है आपको इसी का सेकेंड पार्ट, 400 नैनोमीटर की जगह आपको 800 हर्ट्ज दे दिया। अब आपको पता होना चाहिए हर्ट्ज किसकी वैल्यू है, न्यू की वैल्यू है, और यही एम के एस में है आपके पास। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, एच की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 800। तो ये जो एनर्जी आ जाएगी ये आपके पास किस में आ जाएगी, सीधे जूल में आ जाएगी। आप ध्यान दें, आपको दे रखा है थर्ड नंबर, ये दे रखा है 400 पिकोमीटर इनवर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पिकोमीटर इनवर्स दे रखा है आपको, ये किसकी वैल्यू दे रखी है,
ये आपको 1/λ की वैल्यू दे रखी है, तो 1/λ इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर इनवर्स। ठीक है, अब आप ध्यान दें, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला, hc/λ। थोड़ा ध्यान से वैल्यू, वैसे कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है, 6.6 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻, कितना आ गया 8। इसकी वैल्यू जो लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, ये सॉरी अपन 1/λ लिख लो, या सीधे सीधे मैं लिखूँ, सही मायनों में लिखूँ तो ये न्यू बार की वैल्यू दे रही है, तो hc इंटू मैं इसको न्यू बार कर देता हूँ, थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, न्यू बार। तो न्यू बार की जो वैल्यू आ गई ये 400, अच्छा नीचे क्या आ जाएगा, पिकोमीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान दो, ये जो 1 पिकोमीटर है, ये पिकोमीटर नीचे आ गया, 1 पिकोमीटर की जगह आप क्या लिख दोगे, 10⁻⁻12 मीटर, ये मीटर में आ गया। तो अब आप ध्यान दें, सारी बात अपन ने MKS में कर ली, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे 10⁻⁻12 नीचे आएगा, ठीक है, तो इंटू 10⁻12 हो जाएगा ऊपर, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो कौन सी यूनिट में आएगा, जूल में आएगा। ठीक, तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जो कि सॉल्व किए जाने। ठीक है, इसके बाद देखें आप, एक बिल्कुल शॉर्ट में एक थ्योरी और आएगी और उस पर क्वेश्चंस बनेंगे, आप ध्यान दें। ये है आपके पास इस तरीके से थ्योरी, इफ़ एनी सोर्स ऑफ एनर्जी is emitting identical photons, then total energy is, देखो मैं समझाता हूँ आपको। मान लो ये लाइट का कोई सोर्स है, इससे जो फोटॉन्स निकल रहे हैं वो इक्वल एनर्जी के हैं, सारे फोटॉन्स इक्वल एनर्जी के। तो जो टोटल एनर्जी होगी, ई टोटल जो लिखेंगे अपन, वो क्या होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। 10 फोटोन निकल रहे हैं, इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है, तो एक फोटोन की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो इसको लिख सकते हैं ET इज इक्वल टू आएगा NH²। NH² को फिर लिख सकते हैं NHc/λ, फिर NHc²। तो ये बेसिक फार्मूले से अपन क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं, आप देखें क्या है, अभी जो मैंने इसमें पढ़ा है, इसमें मेनली क्या है, पहली बात तो अगर लैम्डा गिवन है तो फोटोन की एनर्जी, न्यू गिवन है तो फोटोन की एनर्जी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको न्यू बार गिवन है तो किसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी। फिर ये एक थ्योरी है बड़ी आसान सी, मान लो कोई एनर्जी का सोर्स है, इक्वल नंबर के 20 फोटोन निकल रहे हैं, तो आप टोटल एनर्जी क्या बोलेंगे, एक फोटोन की एनर्जी इंटू 20। हाँ, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी फोटोन्स निकल रहे हैं वो आइडेंटिकल है, सेम है। तो इस तरीके से इसमें पढ़ा जाए। आगे देखते हैं। हाँ, तो देखें इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्या है और थ्योरी। E इज इक्वल टू NH² NHc/λ, फिर NHc²। तो ये तो आपके पास फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इसी में आएगा, जैसे अपन रेडियो ट्रांसमीटर की बात करें, अपन बल्ब की बात करें, तो अपन ये देखते हैं इनकी जो रेटिंग होती है, वो जनरली वाट में गिवन होती है या किलोवाट में गिवन होती है। तो अपन क्या है, चाहे तो अलग से कर लें या एक बहुत आसान तरीके से, अपने को पता है ये पावर की यूनिट है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम आ जाएगा। तो E की जगह आप क्या लिख सकते हैं, P इंटू टी। तो इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो P इंटू टी इज इक्वल टू NH²। तो ये भी बड़ा यूज़फुल फार्मूला रहेगा आपके पास। अभी अपन देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन की टाइप से आपको पता चल जाएगा कि बड़ा यूज़फुल फार्मूला है। और एक खास बात, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में कॉमन टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अपन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट रेडियो ट्रांसमीटर
is emitting identical photons of 700 hertz, then calculate the number of photons emitted पर सेकेंड। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी ध्यान देना। देखो मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखें। देखो क्या है इसके अंदर, आपको नंबर ऑफ फोटोन्स का क्वेश्चन है, आप सीधे और पावर से रिलेटेड है, P इंटू टी। इसके सॉल्यूशन की बात करूँ, P इंटू टी NH और न्यू फार्मूला लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि 700 हर्ट्स न्यू दे रखा है। पावर कितनी दे रखी है 1 किलोवाट, तो 10 की पावर 3 हो गई। आपको ये पता होना चाहिए सारा MKS में, ये वाट में होना चाहिए, ये सेकंड में होना चाहिए, और ये भी MKS में इसकी जो यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड होती है, इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज में होनी चाहिए। तो 10 की पावर 3 टी, तो इसने क्या पूछा हुआ है पर सेकंड, तो ये वैल्यू 1 आ गई। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने, ये आपके पास 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 आ गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई 700। तो इसको सॉल्व करने पर नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाए। बड़ा आसान सा और इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, आप देखें 60 watt bulb is emitting identical photons of 400 nanometer, then calculate the number of photons emitted by bulb if it is running for 4 hours। देखो ये भी केमिस्ट्री फिजिक्स का एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। 60 वाट का एक बल्ब है जिससे फोटोन्स का एमिशन हो रहा है, सारे फोटोन्स आइडेंटिकल हैं 400 नैनोमीटर, मतलब आपको लैम्डा की वैल्यू दे रखी। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने, अगर वो बल्ब 4 घंटे तक रन करता है, जल रहा है 4 घंटे तक, तो अपन ने कहा क्योंकि ये वाला फिर फॉर्मूला सीधे लगा देते हैं, रेटिंग पावर में दे रखी है, तो P इंटू टी इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। सारी वैल्यू रखते हैं, पावर तो 60 आ गया। अब देखो ये आपके पास कितने आवर्स तक, 4 आवर्स तक, 4 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स आ गया। n आपको कैलकुलेट करना है 6.6 10 की पावर -34 और 3 इंटू 10 की पावर 8, ये वैल्यू आ गई आपके पास। किसकी वैल्यू आ गई, C की। लैम्डा की वैल्यू आप कितनी ले लोगे, ये दे रखा है आपको लैम्डा 400 नैनोमीटर, तो 400 इंटू 10 की पावर -9। आप देखें मैंने सारी वैल्यू को किस में लिखा है, MKS में। हालांकि यहाँ पर अभी बोर्ड पर 2 ही क्वेश्चन हैं, पर आप अलग से भी इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन का बेसिक लॉजिक क्या है और पूरा क्वेश्चन क्या है। अगर एनर्जी के किसी सोर्स से आइडेंटिकल फोटोन्स निकल रहे हैं तो क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे या टोटल एनर्जी होगी NH न्यू से कैलकुलेट होगी। इसी में न्यू की जगह C बाई लैम्डा, न्यू की जगह ये आपके पास C 1 अपॉन लैम्डा की जगह न्यू बार रख दिया। फिर क्या है, अपन ये कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में रेटिंग पावर में दे रखी है, वॉट में दे रखी है, तो एनर्जी की जगह पावर इनटू टाइम आ जाएगा, बाकी वही फॉर्मूला रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको आप ध्यान से समझ लें, ठीक है। इन्हीं में अपन अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर।